इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्रैक्टिकल है। सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल डिज़ाइन क्या होगा, साइज क्या होगा और सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। ये सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग आपको याद है, मैंने पढ़ाया हुआ है। सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग 3 मेथड्स पढ़े थे हमने, 100%, स्पेसिफिक और पेज 73 पे लास्ट टॉपिक ये है, 100%, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम और ऑडिट सैम्पलिंग। याद आ गया जी। अब ऊपर वाले 2 रह गए हैं, सैंपल का डिज़ाइन क्या होगा और सैंपल का साइज़ क्या होगा। अच्छा, साइज़ भी मैंने नहीं पढ़ाना आपको। सैंपल साइज़ किस पे डिपेंड करता है? रिस्क पे, हिस्ट्री ऑफ एरर्स पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, आइटम कितनी सिग्निफिकेंट है, पढ़ा हुआ ना हमने। इसका भी हमने मक उठा दिया। पीछे क्या रह गया? डिज़ाइन। समझिए। अब देखें, कोशिश करें ऑडिट में बुक के स्लेव ना बने, कॉन्सेप्ट पकड़ें। ठीक है, अभी मैंने कहा ना, मैंने पढ़ा दिया हुआ, तो कुछ लोग हंसे कि यार हो। ठीक है, तो असल मेरा दिल करता है मैं ऑडिटिंग पढ़ाऊँ बुक बंद करके। सिर्फ मसला है कि आगे जो ऑडियंस है ना, वो है मैट्रिकुलेशन सिस्टम वाली। हमें जब तक हम वो रट्टा ना मार लें, पढ़ ना लें या देख ना लें या उसको कई दफ़ा 8-10 दफ़ा हिफ्ज़ ना कर लें, तसल्ली नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए बुक लगाता हूँ ऑडिटिंग। असल में क्या होना चाहिए, ये बुक बंद होनी चाहिए और यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑडिट फाइल्स खुली होनी चाहिए, किए हुए ऑडिट्स खुले होने चाहिए। कैसे किए थे बनता ही है। ठीक है, बनता क्या है, मैं आपको जितने मर्जी कंट्रोल समझाता रहूँ, जितने मर्जी मैं आपको वो सिस्टम समझाता रहूँ, जब तक वो सिस्टम प्रैक्टिकली दिखाता नहीं हो ना कि किसी एंटिटी में जाकर, जब तक आप इन्वर्ट बनता देखते नहीं है, समझ नहीं आएगी चीज़। इंस्पेक्शन नोट बनता, रिक्वेजिशन बनता नहीं देखेंगे, अप्रूवल सिस्टम नहीं देखेंगे, तब तक चीज़ें विजुअलाइज नहीं है ना, प्रैक्टिकल तो नहीं है। होना प्रैक्टिकल चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस की, कुछ कोर्स की, कुछ टाइम की हमारी लिमिटेशन है कि वो हम नहीं कर पा रहे होते। बनता ही है कि ऑडिट का जो है ना, पढ़ाने के लिए ऑडिट फॉर्म में होने चाहिए बच्चे। कन्फर्मेशन कैसे सेंड करनी है, उसमें क्या इश्यूज आते हैं, कन्फर्मेशन वापस आइए कैसे मैच करनी है आपने। एक है बताना और एक है बच्चे के हाथ से करवाना। वो जो हाथ से एक दफ़ा कर लेगा ना, ठीक है, समझ गए जी। चलें बहरहाल आ जाएं। कहते जी सैम्पलिंग पहली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट आपने निकालना है, इंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर ऑडिट की अगर आपने ऑडिट की सैम्पलिंग और सारे प्रोसेस को इफेक्टिव करना है ना, इफेक्टिव करना है, इफ़ सैम्पलिंग रिस्क इज़ टू बी रिड्यूस, इफ़ सैम्पलिंग रिस्क इज़ टू बी, ठीक है, एंड देयरफॉर डिटेक्शन रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क कम होगा तो डिटेक्शन रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, सैम्पल मस्ट बी डिज़ाइन इन एन एप्रोप्रिएट वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैम्पल डिज़ाइन ज़बरदस्त तरीके से हो। क्यों? अगर सैम्पलिंग रिस्क कम करना है, सैम्पलिंग रिस्क कम करके अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क कम करना है, सैम्पल इफेक्टिव वे से होना चाहिए। अच्छा, व्हेन डिजाइनिंग सैम्पल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर इज, मे की बात नहीं कि उसने या ऑडिटर का दिल करे या उसकी तबीयत पे गिरा ना गुजरे तो ऐसे कर लेते हैं, इज रिक्वायर्ड, ये उसने करना है। क्या करना है, कंसीडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। भी जो तुम सैंपल ले रहे हो या जो तुम सैंपल ले रही हो, इन सैंपल को करना क्या है, इसमें कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस परफॉर्म करने का, तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ठीक होगी तो सैंपल ठीक लेंगे ना आप। गौर से मेरी बात सुने, क्राइटेरिया पढ़ा ना हमने, क्राइटेरिया हमने पढ़ा, क्राइटेरिया की ओवर स्टेटमेंट। यहाँ अगर ओवर स्टेटमेंट चेक करने जा रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, गौर से सोच ही बताना है मुझे जल्दी नहीं हुई बताना, ठीक है, नहीं मैं पूरी क्लास को खड़ा कर देना और खुद बैठ जाना। आप चेक करने आ रहे हैं ओवर स्टेटमेंट इन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो मैनेजमेंट लिस्ट देगी ना, वो आपकी पॉपुलेशन है। मैनेजमेंट ने 25 क्रेडिटर्स की लिस्ट दी है, आप चेक करते हैं कि ओवर स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ओवर स्टेटमेंट नहीं, उसके लिए कन्फर्मेशन सेंड कर देंगे। तो पॉपुलेशन क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिस्ट आ रही है, मैनेजमेंट ने लिस्ट दी है आपको।
अच्छा, अगर उन्हीं क्राइटेरिया से आप अंडरस्टैंडमेंट चेक कर रहे हैं, अब प्रोसीजर की डायरेक्शन चेंज हुई, यस सर। अब आप क्या करेंगे, इस लिस्ट को नहीं पकड़ेंगे, अब आउटसाइड कोई ना कोई आप पकड़ेंगे, परचेजेज ढूंढेंगे कि कौन कौन सी परचेज थी, उसकी पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आपका सैंपल, आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, सब्सिक्वेंट ईयर की बैंक स्टेटमेंट्स, उसकी पेमेंट्स पढ़ा ना हमने, याद है। तो अगर आपको अपने सैंपल लेने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता ना, मैं क्यों ले रहा हूँ, तो मसले गड़बड़ हो जाएगा, मैं प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा सारा। ठीक है, फॉलो करेंगे मेरी बात। यस सर। क्या कहता है, कंसीडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। पर्पस क्या है, जब पर्पस पता होगा आपको तो फिर आप क्या करेंगे, सॉरी पर्पस पता होगा तो क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से ठीक सैंपल लेंगे, नहीं तो कुछ और ही करके आ जाएंगे आप। वो हिसाब होगा, जाना आपने होगा लाहौर और मुंह आपका हो जाएगा मुल्तान की तरफ, साइयां वाला जाके, साइयां वाला वो डिसाइसिव पॉइंट आता है ना, जहाँ पे देखना कि मैं इधर को जाना है किधर को जाना है, नॉर्थ से मैंने कि साउथ, तो अगर जाना है इस्लामाबाद और मुंह कर लिया आपने भागलपुर की तरफ, ठीक है, तो पेपर में गड़बड़ होगी, इस तरह की डायरेक्शन ही गलत होगी। ठीक है, फिर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्शन गलत करते हैं और घर जाते हैं गर्मी में, घर जाके माँ को तरस आता है कि बच्चा पेपर दे के आया है, मेहनत करके आया है, वो भी मिल्क शेक ला के देती है, बच्चे के माथे से पीनियर साफ करती है, और बच्चे से पूछती पेपर का, बच्चा कहता है घट के आए पेपर में, और रिजल्ट वाले दिन रो रहा होता है, आई कैप को गालियाँ निकाल रहा है, एग्जामिनर को गालियाँ निकाल रहा है। फिर मदरसे से आता है जी वो आई कैप वाले ऐसे हैं जी, फजूल से लोग हैं, वो जी ऊपर के 5-6 लोग पास करते हैं बस, ऊपर के 8 लोग पास करते हैं जी बस। फैसलाबाद को पेरेंट्स समझते हैं, फैसलाबाद को वैसे पसंद नहीं करते हो। इस तरह की स्टोरियाँ पेरेंट्स में सुना रहे होते हैं। पेरेंट्स आके हमसे पूछेंगे जी वो सिर्फ इस्लामाबाद लाहौर के बच्चे पास करते हैं? नहीं जी, फैसलाबाद के भी करते हैं। कहते बच्चा तो क्या था जी, सिर्फ वो बड़े शहरों के बच्चे पास करते हैं। ये बच्चे कैसे बस उन्होंने 12 या 20 महीने रखे होते हैं, वो जो उसमें आ जाए क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बस इस तरह के पेरेंट्स को लॉजिक्स दे रहे होते हैं, हालांकि डायरेक्शन उस क्वेश्चन में अपनी गलती की होती है। ठीक है, बच्चे कोशिश करते हैं कि जी ऑडिटिंग खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक हो गया, ये ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ऑनलाइन में टीचर इतनी क्लास नहीं लगा सकते जितनी मैं लगाता हूँ आप लोगों की। ठीक है, क्लास लगाने का या आपको झंझोड़ने का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि ज़रा यहीं पे सीरियस हो जाए अभी। ठीक है, और ख़ास तौर पर मैं डायरेक्शनल टेस्टिंग पढ़ाता हूँ, मैं बड़े इसको कहते हैं एम्फोसिस करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पढ़ के अपनी डायरेक्शन गलत कर लेते हैं, मुंह कर लेते हैं मुल्तान की तरफ, जहाँ होता है इस्लामाबाद। ठीक है, समझ गए जी। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पर्पस क्या है। पर्पस होगा तो क्या करेंगे आप, सही पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर सही सैंपल डिज़ाइन करेंगे उसमें से। ठीक है, सेकंड क्या है, डिटरमिन सैंपल साइज। साइज लिखा हुआ है और आगे रिस्क लिखा हुआ है, समझ गए हम। सैंपल ऐसा होना चाहिए कि सैंपल एक रिस्क क्या हो, लो। उसने नहीं कहा कि 25 सैंपल सेलेक्ट करें, 82 सैंपल सेलेक्ट करें, 12 सैंपल सेलेक्ट करें। उसने क्या कहा है, इतना सैंपल ले लें कि सैंपल एक रिस्क क्या हो जाए, रीजनेबली लो हो जाए। चलें आगे। तीसरा कहता है, सेलेक्ट द आइटम्स फॉर सैंपल इन सच अ वे दैट ईच आइटम विदिन ए पॉपुलेशन इज गिवन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। पढ़ा हुआ हमने पहले। ठीक है, उसने कहा 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, कर लेंगे जी। आगे आए, इसके बाद उसने कहा 6 की डिसीजंस। ये 6 डिसीजन जो आपने सैंपल से पहले सोचना है, देखना है कि मैं क्या करने लगूँ, कैसे करने लगूँ। ठीक है, याद रहेगा। बोले यार परेशान क्यों होंगे, कोई तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं आज तो कोई नया टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। पहला क्या है, सैम्पलिंग अप्रोच। सैम्पलिंग अप्रोच कौन सी लेनी है, स्टैटिस्टिकल लेनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन स्टैटिस्टिकल। मेरे को पहले पता है नॉन स्टैटिस्टिकल का यूज़ बहुत कम है, मैं आपको एक एग्जांपल भी नहीं दे सका। और मेरे बहुत से दोस्त बड़ी फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कई दफ़ा कि नॉन स्टैटिस्टिकल का कभी यूज़ करते नहीं, हमने कभी यूज़ नहीं किया। कुछ जो टीचर से मैंने पूछा यार आप पढ़ाते हो नॉन स्टैटिस्टिकल क्या एग्जाम्पल देते हो, कहते कोई नहीं देते। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल, मेरे पास 3 फर्म्स का
एक्सपीरियंस है मेरे पास, याकूबन कंपनी का, डिलाइट का, फैसलाबाद ऑफिस का और डिलाइट जद्दा ऑफिस का, तो मैंने वहाँ भी यूज़ होती नहीं देखी हुई, ठीक है। तो बहरहाल हमने कौन सी लेनी इसको पढ़ेंगे। फिर अगला क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन से आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुन लें ज़रा बुक से हट के, जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल लेने जा रहे हैं उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं पता होगा तो आप गलत रूप से परफॉर्म कर लेंगे। आप क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप डेटर्स कर रहे हैं फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कंपनी के, पेस्टिसाइड का पता ना, फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड का ऑडिट कर रहे हैं और डेटर्स आ गए उसमें। अब फर्टिलाइज़र के या पेस्टिसाइड के डेटर्स कौन होते हैं, फार्मर होता है। और ख़ास तौर पर हमारा पंजाब का जो फार्मर है, आपके इस वाले पंजाब का, हमारे वाली बेचारा गरीब है, छोटा सा फार्मर है, फार्मर छोटा है ना ये, और अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा भी नहीं है। अब इस फार्मर को जब चाहे पढ़ा लिखा भी नहीं है, गांव में बैठा हुआ कागज़ में बांधी हुई है, खेतों में काम कर रहा है, उसको आप कंफर्मेशन भिजवा दें इंग्लिश में, वो बेचारा पागल हो जाएगा, वो पूरी पंचायत इकट्ठी कर लेगा, पर्चा हो गया, दुश्मन ने पर्चा। या वो माया वाला सूट पहनेगा और शहर आ जाएगा वकील साहब से मिलने, वकील साहब ये देखें क्या हो गया, दुश्मन ने पर्चा करा दिया। तो वहाँ पे आपको उर्दू में या पंजाबी में देखी कन्फर्मेशंस वो लिखनी पड़ेंगी, फॉलो करके आपने अमाउंट कंफर्म करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑब्जेक्टिव नहीं हमारा, शायद आपको उर्दू में लिखनी पड़े। तो आपको पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक पता नहीं होगा, अब मुझे बताएं आप परफॉर्म कर सकेंगे किसी तरह, तो भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ आप देखें एक स्पिनिंग कंपनी ऑडिट कर रहे हैं, स्पिनिंग कंपनी का, ठीक है। अब स्पिनिंग के कैरेक्टर्स दो तरह के हैं, वो कॉटन भी खरीदती है, वो स्पेयर पार्ट्स भी खरीदते हैं मशीनों के। अब कॉटन जो खरीदते हैं जिनिंग कंपनी से, जिन्हें सारे रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और कंपनीज हैं, उनको आप कंफर्म भिजवाएंगे, फॉरन रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि वो चोर नहीं है, वो टैक्स चोर, उन्हें पता कि हमने इतने लेने हैं, इतने देने हैं, कंफर्म है, रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में है रजिस्टर्ड, बैंक में ट्रांजेक्शन हो रही है, वो फॉरन रजिस्टर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। लेकिन उसी कंपनी के, अगर आप उसी कंपनी के क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल वाले कंफर्म कर रहे हैं, उसी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स वाले कंफर्म नहीं करके देंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो सारे रेल बाजार में बैठे हैं, सारे अनरजिस्टर्ड हैं, सारी वो ब्लैक बिजनेस हैं, वो रजिस्टरिंग वो लिख के नहीं देंगे आपको, वो कंफर्म इल्ला माशाल्लाह कोई एक कोई रजिस्टर्ड होगा, आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। तो आप जब आप ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहे हैं तो पता हो कि मैं इनकी जिसको मैं भिजवा रहा हूँ कौन है, क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह की सिनेरियो में क्या करेंगे? इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7-8 में जाके इंशाल्लाह, ठीक है। वो फिर हमारा टॉपिक और तो निकल जाएगा कि कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करेंगे। चैप्टर 505 है और ये चैप्टर नंबर 9 पे है। आगे चैप्टर नंबर 9 152 पेज 152 आगे जी नजर आ रहा है आपको टॉपिक 4.2 ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं आती तो क्या करना है, ठीक है। और ये टॉपिक ना एग्जैक्ट उसने लिखा हुआ है पेज 155 पे, पेज 155 पे लास्ट टॉपिक है ना, उसके ऊपर वाला लिखा हुआ है नो रिप्लाई इज रिसीव्ड लिखा हुआ। तो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे क्या करना है। थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह मैं वहाँ पढ़ा दूंगा। इन केस क्यूरीज हैं तो यहाँ से पढ़ लें आप, ठीक है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा सकता हूँ, हमारे सैम्पलिंग से हट के हम एक स्पेसिफिक चीज़ डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक हो गए। अच्छा जी, पहली चीज़ क्या है, सैम्पलिंग
अप्रोच स्टैटिस्टिकल लेनी है कि नॉन स्टैटिस्टिकल लेनी है, तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल लेनी है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अगली चीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अगली उसके बाद क्या आता है, सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड मैंने को पढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद जो आगे चैप्टर है ना आपका, उसमें यही 6 चीज़ें लिखी हुई हैं जो पढ़ रहे हैं ना। सबसे ऊपर क्या है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, नॉन स्टैटिस्टिकल। तो देखें इसी पैराग्राफ में 72 पेज पे नीचे लिखा स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल। पे अगली अप्रोच क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट पेज पे 73 पेज पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तीसरा क्या है, सिलेक्शन मेथड आ गया। चौथा क्या है, सिलेक्शन आइटम फॉर टेस्टिंग, वो आ गया। अब अगले पेज पे क्या आ रहा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेविएशन फ्रॉम स्टेटमेंट, पेज 75 पे। और उससे नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आगे चैप्टर चल रहा है हमारा, यूं ही चल रहा है सारा, ठीक है। अब पेज 77 से हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। जल्दी से आ जाएंगे अब ऑनवर्ड चैप्टर इसी के इन 6 पॉइंट्स की गिर घूमेगा हमारा। तो पहला क्या है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, यहाँ नॉन स्टैटिस्टिकल। तो नीचे आ जाएं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी होती है, आर नाउ वाइडली यूज्ड इन द ऑडिट। जो मैंने से बात की थी ना कि मैंने पिछले 22 साल में यही यूज़ की है, समझ गए, बोला करें यार, रिस्पॉन्स किया करें ना, ठीक है। चलें आगे। स्टैंडर्ड भी कहता है ये वाइडली यूज टेक्निक्स है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पढ़े नहीं पहला बेनिफिट। Benefits of statistical sampling techniques are as follows. Statistical sampling provides an मैथमेटिकली प्रिसाइज, ठीक है। क्या कैसे प्रिसीजन है इसकी, देखें ना। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं रिपेयर मेंटेनेंस को चेक करता हूँ लेजर, और मैं कहता हूँ रिस्क हाई है, कहता 13 सैंपल। मैं कहता रिस्क लो, कहता 8। कितना प्रिसीजन के साथ पता है 8 सैंपल लो, 11 लो, 13 लो, 19 लो। स्टैटिस्टिकली अपने फार्मूलाज को लिंक कर दिया है मैथमेटिकली, फॉलो कर गए। अच्छा आगे हैं, The required sample size can be calculated प्रिसाइजली, ठीक है। यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आगे हैं, There may be circumstances where statistical sampling is the only means of auditing efficiently. ठीक है, एफिशिएंटली। अगर मैंने आपसे कहा था ना कि अगर किसी स्टैंडर्ड ने ऑडिटर की इज्जत रखी तो स्टैंडर्ड ने रखी, अगर सैम्पलिंग ना होता तो हम कैसे बैंक्स को ऑडिट करते, ये बड़ी बड़ी एंटिटी से कैसे ऑडिट करते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज द ओनली मीन, इज द 100% करने पर लग पता जाता। चलें आगे। अच्छा अगले पेज पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सुनना जरा। आप करने आए थे यहाँ पे सीए करना, आपने क्या था, या ऑडिटर बनना था या सीएफओ बनना था, यही 2 प्रोसीजर है, या चले हेड ऑफ इंटरनल बन जाना था। तो आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्स सिखाने की बजाय हमने पहले सेमेस्टर में क्या सिखाया आपको, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। तो आपको पहले वो समझाना पड़ा, स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, समझानी पड़ी है सारी। इस दिन के लिए पढ़ाई थी। तो क्या कहता है, अ डिग्री ऑफ ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। आपको पहले वो समझाना पड़ा मैं, ठीक है, समझ गए। सैम्पलिंग की क्या जरूरत थी पढ़ाने की, ये प्रोजेक्शन की क्या जरूरत थी, सॉरी प्रोबेबिलिटी की क्या जरूरत थी पढ़ाने की, कितने आवर्स उस पर लगे ना, टेस्ट लिया, पेपर दिए, हुआ ये हुआ सारा उसका। अच्छा आगे हैं जी। This requires an investment in the necessary training of. अब आपने लोगों की ट्रेनिंग करनी है। अच्छा ट्रेनिंग को तो समझें हम, बहुत सिंपल कैसे हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे हमारा आई कैप है, आई कैप के बच्चे कैफ करके जब फॉर्म में जाते हैं तो उसको एक सर्टन लेवल ऑफ स्किल उसके पास होता है, सर्टन लेवल ऑफ स्किल होता है उसके पास। लेकिन नेपाल में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, अफगानिस्तान में इंस्टीट्यूट, सऊदी अरेबिया में इंस्टीट्यूट। वहाँ जो ऑडिट फॉर्म में लोग आएंगे उनको पहले सिखाना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए हमारे प्रोफेशन में जो बच्चे निकलते हैं ना, प्रोफेशनल्स बड़े कंपनी निकलते हैं माशाल्लाह, दूसरे मुल्कों में जाके जब कंपेटिटिव बैठते हैं ग्रो करते हैं वहाँ पे माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट फॉर्म को इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ये होता क्या है कि आप हायर करते हैं बंदे को, उससे पहले 6 महीने के लिए उसे स्टैट पढ़ाते हैं, उसे प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, उसे सैम्पलिंग पढ़ाते हैं, आईटी पढ़ाते हैं, फिर वो आके बैठने काबिल होते हैं, ठीक है। इसलिए कहता है दिस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग। आगे हैं जी। Sample sizes may be larger than under our judgmental. सुने जरा, कहते कई दफ़ा जर्नी जो सैम्पलिंग का फ़ायदा है ना, सैम्पलिंग इफेक्टिव है, लिखा हुआ है पिछले पेज पे 72 पेज पे कि सैम्पलिंग का फ़ायदा है, इफेक्टिव मीन है। इफेक्टिव क्या है, सॉरी
एफिशिएंसी है, एफिशिएंट मीन है, ऑडिटिंग जल्दी हुई थी, टाइम बच जाता है इससे, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा रिवर्स काम भी हो जाता है। सुने ज़रा, मैं इसको वही घिसा पिटा से रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेजर मारता हूँ, 2 मिलियन की अमाउंट है, इसमें फॉर एग्जाम्पल 100 सैंपल हैं, 100 आपने हो सकता है 10 सैंपल लिए हों रैंडम सिलेक्शन से, 10 सैंपल लिए, उनको टेस्ट किया और 2 मिलियन में से आपने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की अमाउंट वेरीफाई कर ली। कितना वर्क किया आपने? 10 सैंपल्स, 10 सैंपल्स लेके आप 25% ऑफ द पॉपुलेशन आपने चेक कर ली। ऐसी हुआ? ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अच्छा, अगर आप सैंपलिंग ना करते, आप जजमेंटल अप्रोच करते, आप सिर्फ ये आइटम सेलेक्ट कर लेते, एक होनी थी और ये अकेली 7.5 लाख की थी, ठीक है। अब 37.5% सैंपल प्रपोर्शन कवर हो जाना था पॉपुलेशन का बाय सिलेक्टिंग ओनली। आपने 10% ज़्यादा काम किया, लेकिन परसेंटेज कवरेज का है कम। ये है कि जजमेंटल में कई दफ़ा जजमेंटल भी फ़ायदा दे देती है कि उसमें काम कम हो जाता है, फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, बाइसनेस लेके आए, हायर अमाउंट चेक की, बाकी को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, वो मसले अलग हैं। लेकिन पॉपुलेशन 37% कवर कर दी ना आपने, 7.5 लाख की अमाउंट कवर कर दिया आपने आउट ऑफ 2 मिलियन। समझ गए? पॉइंट समझ आ गया जी? आगे हैं। ये जो मैंने अभी बात की थी, अपने फादर को एज एन एग्जांपल लिया था कि सम मॉनिटर्स टेक द व्यू दैट इट इज प्रेफरेबल टू रिलाई ऑन देयर स्किल्स, देयर एक्सपीरियंस, देयर जजमेंट रादर देन ये स्टैटिस्टिकल टूल्स। चलें आगे। अच्छा, आगे आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया कि जब आप पॉपुलेशन सेलेक्ट करने जाएं तो देखिए हमने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है और उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन क्या है और उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कर लेंगे इसे। अच्छा, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा यार इसमें तो सब कुछ मिक्स किया हुआ है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, फिर स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि यार इसको रिप्रेजेंटेटिव कर लो, होमोजीनियसनेस ले आओ इस पॉपुलेशन में। लेकिन कब पता लगेगा, जब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का संभाल लेंगे इसे। अच्छा, आगे आ जाएं। मैं इसको उसने पहले पैराग्राफ में ये बात की है, ठीक है, और दूसरे में बात करता है, दूसरे में एग्जांपल देता है। एग्जांपल आप खुद कर लीजिएगा, मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा इसमें। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए, डिफरेंट एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। एक मैंने आपको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाली एग्जांपल दे दी है, एक और एग्जांपल में डिस्कस कर लिए। चलें आगे, बोलें जी। आगे सैम्पलिंग मेथड्स आ गए हैं। सैम्पलिंग मेथड में कल पढ़ लिए थे, स्किप करें इसको भी। उससे आगे हैं सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग। सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है। हमने डिस्कस किया कि पहले 2 नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड है और तीसरा क्या है, पहले 2 नॉन सैम्पलिंग है और तीसरा सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग ही हम पढ़ रहे हैं। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग का फर्क क्या होता है, 2 चीज़ों का। सैम्पलिंग में 2 कैटेगरी होती हैं, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, आगे हैं। आगे उसने लिखा हुआ है, कहता कई दफ़ा ना उसने लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ दीज मे बी यूज। आप इसमें कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कम्बिनेशन। देखें, आपके पास पॉपुलेशन थी, सुने ज़रा, मैं इस पे आता हूँ। आप डेटा चेक कर रहे थे, ट्रेड डेट्स, आपके पास पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये आपके पास लिस्ट थी, आपके पास डेटर्स की लिस्ट थी 20 डेटर्स से। आपने मैनेजमेंट से कहा कि जी मुझे ऐसा करें, इसमें से जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है ना वो अलग कर दें, और जो अभी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो पास ड्यू नहीं है वो अलग कर दें। समझ आ गया? जो जिनकी एज ज़्यादा है वो अलग कर दें। कर लिए आपने। इनमें से जो 60 डेज और अबव थे अलग करवा लिए, एक लिस्ट बना ली उसकी, और लेस देन 60 डेज की लिस्ट अलग बना ली। अब अगर 2 लिस्ट हो गई, एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ऐसे ही है, इन दोनों में से रिस्की कौन सी है? ये वाली। और अबव 60 डेज और अबव 60 डेज, और इसमें आप क्या करें, 100% सिलेक्शन कर लें,
इसमें क्या करें? मसला हल? समझ आ गई बात? आ जाए लिंक से